गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से अक्सर कई लोग मुझसे ये कहते हैं कि सर हम अकेले यदि अच्छे हो जाएं तो उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है? क्या मेरे अकेले के अच्छे होने से दुनिया अच्छी हो जाएगी? कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग तो बहुत चालाक हैं, बहुत जो है वो तेज है लोग, और लोग हमारा मिसयूज करने का सोचते हैं, लोग हमारा फायदा उठाने का सोचते हैं। तो वैसे में हम यदि अकेले अच्छे हो जाएं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा वाकई में? क्या अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के अच्छे हो जाने पर पूरी दुनिया बेहतर हो जाए? क्या कुछ फर्क पड़ता है वाकई में? कई बार यदि प्रैक्टिकली हम सोचते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, सर जो बोल रहे हैं वो तो आदर्शवादी बातें हैं, सारी की सारी बातें ऐसी हैं कि अच्छे हो जाओ, जज मत करो, ये मत करो, है ना। कोई तुमको बुरा बोलता है तो उसको पलट कर जवाब मत दो, बल्कि अपने काम से उसको जवाब दो। मैंने कहा ना कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत लोग मिलेंगे जो तुमको डिप्रेस करेंगे, बार बार के ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि मन टूट जाएगा, मन खराब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, आप उनको पलटकर जवाब कब तक देंगे भला? पलटकर जवाब देना जरूरी नहीं है, उनकी बातों को दिमाग में रखकर फ्यूल के तौर पर यूज करना। याद रखिए, वही आग एक घर को जला सकती है, पर उसी घर के तमाम इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट उसी आग से, थर्मल पावर स्टेशन से बनकर इलेक्ट्रिसिटी जब घर पहुंचती है तो काम भी आती है। उसी आग में हम खाना पका सकते हैं, उसी आग से घर भी जल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि यूज पे फर्क पड़ता है कि वो जो आपसे नेगेटिव बातें बोल रहे हैं उन फीलिंग्स को आप साथ सहेज कर रखें आपके। याद रखिए, हिसाब सबका करना है बराबरी से, हिसाब आप सबका कीजिए बराबरी से, लेकिन हिसाब करने का तरीका आपका बेहतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आपको एक आज छोटी सी स्टोरी बताता हूं। आप लोग भूल भी गए होंगे, 2015 में जो है एक व्यक्ति थे, जादव पेंग के। 2015 में हमारे उस समय के जो प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने जो है वो जादव पेंग को जो है उन्होंने जो है वो पद्मश्री दिया। ठीक है, तो कौन है ये? क्या ये इसका कुछ रिलेवेंस है? जो मैंने अभी पहले आपसे कहा है कि एक आदमी से फर्क पड़ता है, उस चीज से क्या कुछ इसका रिलेवेंस है? चलो मैं आपको स्टोरी बताता हूं, कोई पॉइंट भूल ना जाओ, इसलिए मैंने स्टोरी लिख के लेके आया यहां पे। 1979 में जादव 10th का एग्जाम देने के बाद अपने गांव में ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़ का पानी उतरने पर इसके बरसाती भीगे रेतीले टीले पर घूम रहे थे। मतलब ये आसाम की बात है, वहां ब्रह्मपुत्र रिवर है, वहां पे बाढ़ आई होगी, बाढ़ आने पर वो एक टीला डूब गया होगा, उसके बाद वो पानी वापस लौट गया, तो ये टीले पर घूम रहे थे। तभी उनकी नजर तकरीबन 100 मृत सांपों के विशाल गुच्छे पर पड़ी। मतलब उन्हें 100 के आसपास स्नेक्स जो है वो मरे हुए टीले पर दिखाई दिए। आगे बढ़ते गए तो पूरा नदी का किनारा मरे हुए जीव जंतुओं से अटा पड़ा एक मरघट सा था। मतलब बाढ़ के दौरान कई सारे एनिमल जो है वहां मर गए होंगे, तो वहां पे उनको दिखाई पड़े। मृत जानवरों के शव के कारण पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने अधिक एनिमल डेड हो गए थे कि वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी। इस दर्दनाक सामूहिक निर्दोष मौत के दृश्य ने जादव के किशोर मन को झकझोर दिया। मतलब इतना सब डेथ, एनिमल्स का डेथ देखकर कि जो जादव थे उनके मन में जो है वो, उस समय तो टीनेजर ही थे, तो उनको बड़ा बुरा लगा, मन में बड़ा बुरा फील हुआ उनको। हजारों की संख्या में निर्जीव जीव जंतुओं की निश्चेत फटी मुर्दा आंखों ने जादव को कई रात तक सोने नहीं दिया। मतलब जो एनिमल मर गए थे उनकी आंखें खुली हुई थी, वो दिख रहे थे पड़े हुए। कोई भाई एनिमल्स, उनका कौन अंतिम संस्कार करता है, कौन उनके लिए ध्यान रखता है, वो सब देखकर जो है उनको बड़ा अजीब लगता रहा। गांव के एक आदमी से उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो गांव के उस बूढ़े आदमी ने बताया कि जब तक पेड़ पौधे नहीं उगेंगे तब तक लगातार जो है वो बाढ़ आती रहेगी। नदी जो है उसका रेतीला तट बढ़ता रहेगा, क्योंकि पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, हमारे पास फॉरेस्ट कम है। फॉरेस्ट बाढ़ को रोकने का काम भी करता है, नदी से जो कटाव होता है उस कटाव को रोकने का काम करता है, एक प्रकार से एक डैम के समान भी काम करता है फॉरेस्ट। इसीलिए ये जो अंदर तक पानी जो घुस गया है वो केवल इसलिए क्योंकि हमने प्लांटेशन को, हमने जो है पेड़ पौधों को हमने हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि जब तक पेड़ पौधे नहीं उग रहे हैं तो नदी के रेतीले तटों पर जानवरों को बाढ़ से बचने का आश्रय कहां से मिलेगा? जंगलों के बिना इन्हें भोजन कैसे मिलेगा? जादव के मन में एक बात आ गई
कि मतलब हम जंगल जो काट रहे हैं उसके कारण ही ये सब कुछ हो रहा है। सारी प्राकृतिक आपदाओं का कारण यही कि हम फॉरेस्ट को बहुत तेजी से काट रहे हैं और इसलिए जंगली जानवरों को रहने की जगह नहीं मिल रही, भोजन नहीं मिल रहा है। तब अगले दिन सुबह 50 बीज, सोचिए 50 बीज और 25 बांस के पेड़ लेकर 16 साल के जाधव नदी के रेतीले किनारे पर रोपने चले गए। आज से तकरीबन 35-40 साल पुरानी बात है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इन 35-40 सालों में जाधव ने 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी गवर्नमेंट हेल्प के बना दिया। कितना बड़ा जंगल, 1360 एकड़ का जंगल, बहुत बड़ा फॉरेस्ट होता है। इतना बड़ा फॉरेस्ट उन्होंने बगैर न सरकार का मुंह देखा कि भैया गवर्नमेंट करेगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, किसी का मुंह देखा। उन्होंने शुरुआत की थी 35 साल पहले 50 बीज और 25 बांस के पेड़ों से, और आज उन्होंने 35 सालों में 1360 एकड़ का जंगल बिना किसी सरकारी मदद के लगा दिया। अब मैं 40 साल इसलिए बोल रहा हूं कि 5 साल पुरानी बात है, ठीक है। क्या आप भरोसा करेंगे, एक अकेले आदमी के लगाए जंगल में 5 बंगाल टाइगर, 100 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथियों का झुंड, 1000 से ज्यादा हिरन, जंगली सुअर, 150 जंगली हाथियों का झुंड, गेंडे और अनेक जंगली पशु घूम रहे। अरे हाँ, सांप, जिसके कारण ये सब कुछ हुआ था, उनकी कई वैरायटी वहां जंगल में मौजूद है। जंगल का क्षेत्रफल बढ़ने के कारण सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक वे साइकिल से निकलते हैं और लगातार आगे बढ़ते हुए काम करते हुए चलते हैं, पौधों को लगाते हुए चलते हैं। उनकी देखा देखी गांव के कई लोग भी जो है वृक्षारोपण करने लगे हैं वहां पर। तकरीबन हर रोज वो 5 से 10 किलोमीटर का सफर अपनी साइकिल पर पूरा करते हैं और उसके बाद वहां उस दौरान जंगल में वो 5 साल सागौन, सीताफल, आम, बरगद, सहतूत, जामुन और ऐसे कई प्रकार के प्लांट्स को लगाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस काम को करते के दौरान उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कोई उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी, कोई इस काम को देखेगा। मतलब 2015 के पहले तक कोई उनको दुनिया में जानते ही नहीं था, ठीक है। आसाम के लोग जानते थे कि भाई एक आदमी है जो पागल हो गया है, जो अपना रोजी रोटी छोड़कर जंगल में जाता है, जंगल में जाकर रोज जो है प्लांट लगाता है, रोज प्लांट लगाता है। गांव के लोग बोलते थे भैया कि एक आदमी है जिसको जंगल से बहुत प्यार है, बस इतना बोलते, ठीक है। देश, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मुझे कोई सम्मान मिले। यह लोह पुरुष आयरन मैन अपनी धुन में अकेला आसाम के जंगलों में साइकिल से पौधों से भरा एक थैला लेकर अपने बनाए जंगल में गुमनाम सफर में मग्न था। कोई मतलब नहीं था दुनियादारी से, ठीक है। सबसे पहले वर्ष 2010 में देश में नजर आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जीतू कलिता ने इन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई। अब 2010 में जो है एक वहां पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पहुंचे, उन्होंने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, द मोलाई फॉरेस्ट। यह फिल्म देश के नामी यूनिवर्सिटीज में दिखाई गई। दूसरी फिल्म आरती श्रीवास्तव ने बनाई, फॉरेस्टिंग लाइफ, जिसमें जाधव की जिंदगी के अनछुए पहलुओं और परेशानी को दिखाया। तीसरी फिल्म बनाई गई फॉरेस्ट मैन, जो विदेशी फिल्म महोत्सव में काफी सराही गई कि एक आदमी इतना बड़ा फॉरेस्ट लगा सकता है। अकेले व्यक्ति ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद के बिना, बगैर किसी गवर्नमेंट हेल्प के, बगैर किसी इकोनॉमिक हेल्प के, इतने पिछड़े इलाके से जहां पर लोगों के पास राशन कार्ड तक नहीं है, हजारों एकड़ का पूरा जंगल खड़ा कर दिया। जानने वाले सकते में आ गए कि उनके नाम पर आसाम के इन जंगलों को मिशिंग जंगल कहते हैं। जाधव आसाम की मिशिंग जनजाति से हैं, तो मिशिंग फॉरेस्ट कहते हैं। कहते हैं कि जंगल में शेर भी हैं जो कई बार जाधव की गायों को खा जाते हैं। उन्होंने कुछ गायें पाल रखी हैं, पर वे उन शेरों से डरते नहीं हैं और वो ये मानकर चलते कि वो उसके भोजन का हिस्सा है, इसलिए उसने भी मेरी गाय का शिकार कर लिया है, तो वो उसके लिए भी वो करुणा रखते हैं। मतलब जंगल के जानवरों से उनका इतना लगाव है कि वो प्राकृतिक सिस्टम को समझते हैं, पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं। वे कहते हैं कि आप जंगल नष्ट करोगे तो वो आपको नष्ट कर देंगे। 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा उनको पद्मश्री का सम्मान दिया गया। आज भी जाधव आसाम में बांस के बने एक कमरे के छोटे से झोपड़े में रहते हैं। पूरा दिन वे प्लांटेशन करते हैं। जितनी भी सरकारी मदद और जो भी उन्हें इनाम की राशि मिली, उससे उन्होंने पौधे खरीदे, उनके बीज खरीदे और वो और लोगों को उन्होंने काम पर लगाया और वो काम पर लगातार लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है,
पर इन्होंने कर दिखाया कि एक अकेला आदमी यदि पीछे पड़ जाए ना, तो जैसे एक आदमी ने पत्थर को फोड़कर उसने रास्ता बना दिया था उसने के वो क्या बोलते हैं उसको, किसी ने जो है ना स्टोन में क्या वो मूवी भी बनी उसके ऊपर के कि पहाड़ का सीना चीरकर एक रास्ता बना दिया उन्होंने दो गांवों को जोड़ने के लिए, ठीक है। ऐसे इन्होंने फॉरेस्ट खड़ा कर दिया। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है जिद, कि आपने ठान लिया ना तो फिर आप फोड़ कर दिखाएंगे। आपके एक अकेला आदमी सोचो 1360 एकड़ का फॉरेस्ट लगा दिया, राष्ट्रपति को जो है वो उसको इनाम देना पड़ा, देश को पूछना पड़ा उसको। आपके अच्छे कामों की वैल्यू हमेशा होती है, याद रखना। कभी भी अपने आप को, अपने किसी भी काम को छोटा मत समझना। जो मन में आता है, जो सही लगता है, सही पर टिके रहना। बेटा एक आदमी से फर्क पड़ता है, एक आदमी से फर्क पड़ता है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।